नमस्कार दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, परिवार में शादी एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है। जी हाँ, ये ना सिर्फ दो लोगों के बीच बल्कि दो परिवारों को जोड़ता है, दोनों के बीच में एक पवित्र रिश्ता भी बनाता है। लेकिन अगर कभी किसी कारणवश कोई तनाव आता है, इस प्यारे से रिश्ते में नोकझोंक होती है, तो पल भर में सब कुछ बदल जाता है, तहस नहस हो जाता है। जी हाँ, तो आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे फैमिली लॉ की, यानी पारिवारिक कानून की। जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित है एडवोकेट मिस मेरी एडलिन तिर्की जी। मेरी जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि फैमिली लॉ है क्या? पारिवारिक फैमिली लॉ जिसे बोला जाता है, पारिवारिक विधि। हमारे भारत में कानून 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पब्लिक लॉ, दूसरा प्राइवेट लॉ और तीसरा होता है पर्सनल लॉ, जिसको बोला जाता है फैमिली लॉ। पब्लिक लॉ जो होता है वो एप्लीकेबल होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, पुलिस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। दूसरा हमारा जो होता है प्राइवेट लॉ। प्राइवेट लॉ एप्लीकेबल होता है दो लोगों के बीच में, 2 पार्टीज़ के बीच में एप्लीकेबल होता है, जहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट पार्टीज़ नहीं होते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल लैंडलॉर्ड टेनेंट के बीच में कोई झगड़ा डिस्प्यूट होता है तो उसे बोला जाता है प्राइवेट लॉ। जैसा कि फॉर एग्जांपल चेक बाउंस का केसेस होता है, कंप्लेनेंट होते हैं, एक्यूज पर्सन होते हैं, ये सारी चीज़ प्राइवेट लॉ के अंडर कवर होता है। तीसरा है हमारा पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ को बोला जाता है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ जो डील करता है वो है बेस्ड ऑन कल्चर, कस्टम एंड ट्रेडिशन, इसीलिए इसे कहा जाता है पर्सनल लॉ। हमारे देश में पर्सनल लॉ 5 प्रकार के होते हैं। पहला हिंदू लॉ, जो सिर्फ हिंदू लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होता है, साथ ही साथ बुद्धिस्ट, सिख्स, जैन्स, इनके ऊपर भी हिंदू लॉ एप्लीकेबल होता है। दूसरा है आपका क्रिश्चियन लॉ। क्रिश्चियन लॉ जिसको बोलते हैं कैनन्स लॉ, ये है ईसाई धर्म के लोगों के ऊपर में एप्लीकेबल होता है। तीसरा मुस्लिम लॉ जिसको बोला जाता है मोहम्मद लॉ या फिर इस्लामिक लॉ, ये मुस्लिम्स के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। चौथा है आपका पारसी लॉ। पारसी लॉ सिर्फ पारसी लोगों के लिए ही एप्लीकेबल होता है। पांचवा जो है वो सेक्युलर लॉ है। सेक्युलर लॉ में हमारा एक्ट आ जाता है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, जिसमें हम बताए जाते हैं इंटरकास्ट मैरिजेस जो होती है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर में होती है। फैमिली जिनको बोला जाता है, फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ एवरी पर्सन, जहाँ से एक व्यक्ति का आदर्श प्राप्त होता है। ये आदर्श प्राप्त होता है फैमिली से, यहाँ से संस्कार भी प्राप्त होता है। फैमिली जो है बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे जॉइंट फैमिली हो गया, न्यूक्लियर फैमिली हो गया, पैट्रियार्कल, मैट्रियार्कल। जॉइंट फैमिली में देखा जाता है पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, इनको जॉइंट फैमिली बोला जाता है। न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ पेरेंट्स होते हैं और बच्चे होते हैं। पैट्रियार्कल फैमिली में होता है, यहाँ पर मेल डोमिनेंट होते हैं, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है इसमें फादर्स होते हैं। और मैट्रियार्कल फैमिली में मेल हेड ऑफ द फैमिली जो होता है वो होता है मदर। जी, जैसा कि फैमिली में रिलेशन बनते हैं, जैसे फादर, मदर, पेरेंट्स, तो इनके बीच में अपना ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ भी होता है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ नहीं निभाए तो फैमिली लॉ एप्लीकेबल होगा। जी बिल्कुल। अब मेरी जी, मैं जानना चाहूँगी कि जो रजिस्टर्ड मैरिज होता है, इसका क्या अर्थ होता है? रजिस्टर्ड मैरिज बोला जाता है जो कोर्ट से रजिस्टर करते हैं उनको, क्योंकि देखा जाता है कि जहाँ पर रिलीजियस मैरिजेस होती हैं, जहाँ पे कस्टम ट्रेडिशन, वहाँ पे सिर्फ रिलीजियस सेरेमनी होती है, वहाँ पे कोई लीगल डॉक्यूमेंट आपका साइन नहीं होता है। लेकिन रजिस्टर्ड मैरिज में आफ्टर शादी होने के बाद में रजिस्टर करवाना है। इसका एलिजिबिलिटी वो जो है वो एज लिमिट्स है, गर्ल्स के लिए 18 ईयर्स और बॉयज़ के लिए है 21 ईयर्स। इनके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि एज प्रूफ के लिए आपको आईडी प्रूफ लगेगा। आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, ये सारे आपका एज प्रूफ में लगेगा। सेकेंडली आपका एड्रेस प्रूफ में पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ। थर्डली जो आईडी प्रूफ, और इसमें 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। मैरिज अगर आपका शादी पहले ही हो चुका होता है तो उसमें मैरिज इन्विटेशन कार्ड, जिसमें आपका डेट और टाइम सब मेंशन होता है। और 6th जो है प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, जिसमें बोला जाता है आप जिससे भी आप शादी करते हो तो वो ब्लड रिलेशन में नहीं आना है। रजिस्टर मैरिज के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया जाता है?
हिंदू लॉ के हिसाब से रजिस्टर्ड मैरिज का जो लॉ है वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में दिया गया है। और जैसा इंटरकास्ट मैरिज होते हैं, जैसे कि दूसरे अलग अलग रीजन्स के लोग अगर शादी करते हैं, जिसे बोला जाता है इंटरकास्ट मैरिज, उसका जो लॉ है वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में दिया गया है। जी जी। जिस तरह से आपने मैरिज रजिस्ट्रेशन के बारे में विस्तार से आपने जानकारी दी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो हम शादी करवाते हैं, मैरिज जो होता है और रजिस्ट्रेशन जो होता है, क्या ये दोनों अलग है? जी, अलग है। मैरिज सोलमनाइजेशन होता है वो कोई भी आप रिलीजन के अंदर में आप करवा सकते हो, लेकिन जैसे कि रूल आया, सुप्रीम कोर्ट का एक एक्ट बना था, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 2005। इसके बाद जो भी शादियाँ होती है उनको लीगली कोर्ट से रजिस्टर करवाना कंपलसरी हो गया है। जी जी, ओके। हिंदू विवाह अधिनियम के मुख्य घटक क्या होते हैं, इसके बारे में हमें बताइएगा। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में सेक्शन 5 में बताया गया है कंडीशन ऑफ अ वैलिड मैरिज के बारे में। पहला कंडीशन जो होता है वो फ्री कंसेंट होना चाहिए, कोई दबाव में या फिर किसी को फोर्सफुली आप शादी के लिए हाँ नहीं हो सकते। सेकेंडली, आपका एज लिमिट होना चाहिए। बॉयज़ का जो होता है वो 21 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट होना चाहिए और गर्ल्स का है 18 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट होना है। तीसरा जो होता है आपका प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, जैसा फैमिली ब्लड रिलेशन में नहीं आना चाहिए, उसे बोलते हैं प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। चौथा जो है अनसाउंड मैन एट द टाइम ऑफ मैरिज, ल्यूनाटिक, इंसेन, ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। और पांचवा जो है सपिनता, जैसे कि हिंदू मैरिजेस में देखा जाता है 7 फेरे 7 स्टेप्स, उनको बोला जाता है सपिनता। तो ये कंपलसरी वैलिड ग्राउंड है आपका जो सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में दिया गया है, कंडीशंस ऑफ अ वैलिड मैरिज। ओके। मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ जो कि डील होता है, उनका अपना ही पर्सनल लॉ है, शरीयत लॉ, या फिर हम बोल सकते हैं मोहम्मदन लॉ। जी। मुस्लिम्स मैरिजेस होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द पार्टीज, एक्सेप्टेंस एंड प्रपोजल होता है मुस्लिम्स लॉ के अंदर में। मेरी जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि भारत में पारसी परिवार के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं? जी, पारसी फैमिलीज़ के लिए जो लॉ है उनको बोला जाता है पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936, जो कि पास हुआ था आपका 1936 में। इसमें सिर्फ बात किए जाती है मैरिजेस एंड डाइवोर्स के बारे में। पारसी रिलीजन जो है बहुत ही पुराना रिलीजन है, एशियन टाइम रिलीजन है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2, पारसी कौन होते हैं, पारसी हस्बैंड कौन होते हैं, इसके बारे में दिया गया है। सेक्शन 2 में दिया गया है हस्बैंड कौन है। पारसी हस्बैंड को पारसी लॉ के हिसाब से सेक्शन 2 में हस्बैंड जो है पारसी हस्बैंड होना चाहिए। 2 में वाइफ के बारे दिया गया है। थर्डली प्रीस्ट जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, दस्तूर एंड मोबिद। पारसी लॉ जो फॉलो करते हैं उनको बोला जाता है ज़ोरोएस्ट्रियन। पारसी में 3 तरह के पिलर्स होते हैं। फर्स्टली जो होता है गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स। जैसे कि सारे रिलीजन के अपने प्लेस ऑफ वर्शिप होता है, वैसे ही पारसी का जो है वो होता है फायर टेम्पल। जी। पारसी लोग जो है अपना भगवान, जो गॉड को उन लोग मानते हैं, वो फायर को अपना गॉड मानते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है, इसके बारे में हमें बताइएगा। स्पेशल मैरिज एक्ट जो आया था वो आया था 1955 में, स्पेशल मैरिज एक्ट, जिनमें बताया गया है कि इंटरकास्ट मैरिजेस हम कर सकते हैं। जैसे कि 2 रिलीजन, 2 अगर अलग अलग रिलीजन हैं तो उनके बीच में शादियाँ होती है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1955 में, और ये कंपलसरी हो गया है 2005 के बाद में, जहाँ पर आपका अगर शादी होती है कोई भी रिलीजन में तो उसके बाद आपको लीगली कोर्ट से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ता है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर में। अच्छा, मेरी जी, पॉलीगामी का क्या मतलब होता है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। पॉलीगैमी जो होता है वो देखा गया है सिर्फ मोहम्मदन लॉ के अंदर में, जहाँ पे हस्बैंड जो होते हैं वो 4 शादियाँ करते हैं। लेकिन प्रेजेंटली ऐसा अगर जो 4 शादियाँ करते हैं उनको इंडियन लॉ के हिसाब से अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड कहा गया है। तो अभी प्रेजेंटली पॉलीगैमी जो होता है वो प्रैक्टिस नहीं होता है। जब शादी होता है, जब परिवार आगे बढ़ता है, बच्चे हो जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि वो स्मूथली नहीं चल पाता है, किसी कारण से मनमुटाव बन जाता है, रिश्ता ख़त्म हो जाता है।
जो बच्चे होते हैं उन पर कितना असर होता है और उनके लिए क्या अधिनियम लागू किया गया है, उनके क्या अधिकार होते हैं? जैसे कि फैमिली प्रॉब्लम डिस्प्यूट्स बहुत होते हैं फैमिली में, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में अगर डाइवोर्स हो जाता है तो सवाल ये होता है कि बच्चे की कस्टडी कौन ले। जी, बच्चे की कस्टडी कौन ले और बच्चे का राइट्स उस टाइमिंग में क्या होता है। राइट्स यही होता है कि बच्चे खुद ही चूज़ कर सकते हैं कि उन्हें पेरेंट्स के साथ, मतलब फादर के साथ में रहना है या फिर मदर के पास में रहना है। जैसे कि कोई बच्चे 5 साल है, उससे पहले कस्टडी जो दी जाती है वो सिर्फ मदर को ही दी जा सकती है, बेटा हो या बेटी, बेटा हो या फिर बेटी हो। लेकिन जैसा ही वो अपना 7 ईयर्स कंप्लीट करता है तो वो खुद से डिसीजन ले सकता है कि उनको किसके साथ में रहना है, मम्मी के साथ में रहना है या फिर पापा के पास में रहना है। और जैसे कि राइट्स के बारे में बता दूँ, ये पेरेंट्स का राइट्स है कि वो अपने बच्चे को सोशली, एजुकेशनली, मेडिकली ये सब चीज़ वो उनको प्रोवाइड करे, सारा फैसिलिटीज़ दे। ओके। एलिमनी किसे कहा जाता है और इसे तय कौन करता है? एलिमनी जो बोला जाता है वो कोर्ट से ऑर्डर होने के बाद में हमें मिलता है। जैसे कि अगर एक वाइफ खुद को मेंटेन नहीं कर सकती है या फिर उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है तो एलिमनी जब वो कोर्ट में जाती है, पिटिशन फाइल करती है मेंटेनेंस का, तो कोर्ट से ऑर्डर होता है। एलिमनी जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं मेंटेनेंस जिसे बोला जाता है। फर्स्टली जो होता है इंटरिम मेंटेनेंस, जो जैसे कि आपका प्रोसीडिंग चल रहा है, प्रोसीडिंग के बीच में ही आपका इंटरिम मेंटेनेंस आपको मिलेगा। और जैसे कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हस्बैंड का इनकम जितना भी होता है उनका 25% इनकम जो है वो वाइफ को ऐसा मेंटेनेंस देना है। और दूसरा जो है लम सम एलिमनी मिलता है। जैसे कि आप म्यूचुअल में डिवोर्स फाइल करते हो, डिवोर्स ख़त्म होने के बाद में आपको एक लम सम अमाउंट मिलता है। तो एलिमनी 2 प्रकार के होते हैं। ओके। मान लीजिए कि जो जिस तरह से आपने बताया कि हस्बैंड को देना होता है, अगर वो बेरोज़गार है तो क्या तब किस तरह से उसको मतलब कहा जाता है, क्या प्रावधान होते हैं तब? सेक्शन 125 और सीआरपीसी में दिया गया है कि हस्बैंड को कोई भी कंडीशन में अपना वाइफ को मेंटेन करना ही है। अगर उनका पास कुछ भी जॉब नहीं होता है फिर भी कोर्ट का ऑर्डर यही होगा कि उनको मेंटेन करना है। जैसे कि हिंदू लॉ में दिया गया है, सेक्शन 25 में दिया गया है, मेंटेनेंस के बारे में बात की गई है। और जैसे डोमेस्टिक प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस में सेक्शन 23 में भी आपका दिया गया है, जैसा कि मेंटेन करना है वाइफ को। ओके। वैसे किन परिस्थितियों में जो पत्नी है उनको मेंटेनेंस के लिए मतलब नहीं उनको दिया जाता है, ऐसा कब होता है? ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पे मेंटेनेंस वाइफ को नहीं मिलता है। फर्स्टली जो होता है वो एडल्ट्री, अगर वाइफ का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है और ये हस्बैंड प्रूफ कर देगा कोर्ट में, तो ऐसे सिचुएशन में मेंटेनेंस आपको नहीं मिलेगा वाइफ को। या फिर दूसरी, अगर वो दूसरी शादी कर लेती है तो उनको फर्स्ट हस्बैंड से मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ओके। भारत में पारिवारिक कानूनों पर धर्म का क्या प्रभाव पड़ता है? भारत में प्रभाव यही पड़ता है कि जैसे कि अलग अलग लॉ है, हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, क्रिश्चियन लॉ है, तो उनका अपना ही लॉ एक्ट एप्लीकेबल होता है। वो सिर्फ जैसे कि अभी हिंदू लॉ है तो वो सिर्फ हिंदू लॉ के ऊपर में एप्लीकेबल होगा, मुस्लिम लॉ मुस्लिम्स लॉ के ऊपर में ही एप्लीकेबल होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं कर सकते। इंटरकास्ट मैरिज करने के लिए आपका न्यू एक्ट है जिसे बोला जाता है स्पेशल, नया नहीं है पुराना ही है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1955। इसके अंदर में आप इंटरकास्ट मैरिजेस आप कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे कि हिंदू लॉ है और 2 व्यक्ति हस्बैंड या फिर वाइफ अगर दोनों ही हिंदू है तो वो हिंदू लॉ के हिसाब से ही चलेंगे। लेकिन इंटरकास्ट मैरिज में अलग अलग कर सकते हैं मैरिजेस। जी। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, अब वो एक साथ नहीं रहना चाहते, उनको तलाक चाहिए एक दूसरे से, तो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत किस प्रकार से वो तलाक प्राप्त कर सकते हैं? तलाक जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13 में दिया गया है, 13 में तलाक दे सकते हैं। 13B में म्यूचुअली हम डाइवोर्स दे सकते हैं। और जैसा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में भी सेक्शन 25 एंड 26 में आप तलाक दे सकते हैं, डाइवोर्स दे सकते हैं। ओके। इसमें पर्सनल लॉ के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया जाता है? पर्सनल लॉ जो होता है उसमें से हिंदू लॉ में अलग अलग दिया गया है। सेक्शन 13B में डाइवोर्स का बारे बताया गया है, वैसा ही स्पेशल मैरिज एक्ट में भी दिया गया है। मुस्लिम्स का भी अलग है, शरीयत लॉ के हिसाब से चलता है। क्रिश्चियंस का जो होता है वो इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1969 के हिसाब से चलता है। और आपका इंटरकास्ट स्पेशल मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत दिया गया है।
ओके। क्या भारत में विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होता है? जी, भारत में जैसे कि शादियां हो जाती है तो उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है और ये एक्ट बना रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपलसरी 2005। ओके। किस प्रकार के विवाह को गैर कानूनी माना जाता है? आप पहले से ही शादीशुदा है लेकिन अब फिर भी इसे बिना डाइवोर्स लिए आप शादी करते हो तो उसे बाईगैमी कहते हैं, और जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंस है सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी में। इसमें आपका पनिशमेंट भी दिया हुआ है और आपका इसमें फ़ाइन भी दिया गया है। तो ये वाइडेबल मैरिज है। और आपका सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में दिया गया है, वॉइड मैरिजेस के बारे में बताया गया है। जैसे कि अगर आप सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट का कंडीशन अगर आप फुलफिल नहीं करते हो, कंडीशन में जैसे मैंने पहले ही बताया था, एज के बारे में बताया, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के बारे में, सपिनता, ये सारे कंडीशंस आप फुलफिल नहीं करते हो तो वो मैरिजेस आपकी वॉइड हो जाएंगे। वॉइडेबल मैरिजेस में आपका जैसे कि मैरिज आपका कंज्यूमेट नहीं हुआ है, ऐसे सब चीज़ आपका वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज में दोनों में वो आ जाएगा। मेरी जी, आम तौर पे हमारे द्वीपों की अगर बात करें तो आप पारिवारिक विवाद, किस प्रकार का जो विवाद है वो हमेशा आप देखती आई हैं? जी, जैसे कि मैं अभी प्रैक्टिस करती हूँ, 1 ईयर हो गया है, तो फैमिली लॉ, फैमिली कोर्ट का जो भी केसेस हैं वो मैं ही देखती हूँ ज़्यादातर, जिसमें डाइवोर्स जो है, जैसे कि 1 साल में पिटीशन देते हैं लोग, 100 से ज़्यादा ही एक केस में पिटीशन फाइल होता है डाइवोर्स का। तो ये चीज़ हम बहुत ही देखने को मिलता है, डाइवोर्स का जो केसेस है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। मेरी जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि डाइवोर्स जब कोई लेता है तो इसके लिए क्या कौन कौन से ग्राउंड्स होते हैं, इसके बारे में हमें बताइएगा। डाइवोर्स लेने का जो मेन ग्राउंड्स है वो बहुत तरीके के होते हैं। जो पहला जो होता है वो एडल्ट्री। अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आप वो स्टेज में भी आप ग्राउंड्स, डाइवोर्स का एक ग्राउंड बनता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ग्राउंड तो बनाया है लेकिन पहले इसको डीक्रिमिनलाइज्ड कर दिया गया है। सेकेंडली जो ग्राउंड है वो कन्वर्शन होता है। अगर शादी होने के बाद में कोई भी एक पार्टी दूसरे रिलीजन में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो वो भी एक ग्राउंड बनता है डाइवोर्स का। तीसरा जो है, एट द टाइम ऑफ शादी जब होती है और शादी होने के बाद में अगर वो अनसाउंड माइंड है, इंसेन है, तभी आप डाइवोर्स ले सकते हैं। चौथा जो है, अगर कोई भी पार्टी को इनक्यूरेबल डिजीज़ेस है, एसटीडीज है, लेप्रेसी है, तो ऐसे स्टेज में भी ये ग्राउंड बनता है डाइवोर्स का। उसके बाद में अगर आप 7 साल से नहीं अलाइव है या नहीं है कोई भी एक पार्टी, हस्बैंड या फिर वाइफ, तो ये भी एक ग्राउंड बनता है डाइवोर्स का। अगर मैरिजेस कंज्यूमेट नहीं होते, ऐसा हस्बैंड और वाइफ नहीं रहते हैं, तभी आप डाइवोर्स ले सकते, ग्राउंड बनता है। उसके बाद में अगर डिसीजन भी ग्राउंड है, जहाँ पर डिसीजन में यही है कि आप विदाउट रीज़न, कोई भी वैलिड रीज़न दिए बिना आप हस्बैंड या फिर वाइफ किसी एक पार्टी को छोड़कर अपना रहने लगते हो, तो वो भी एक ग्राउंड है डाइवोर्स का। उसके बाद आता है आपका क्रुएलिटी मेंटल भी हो सकता है और फिजिकल क्रुएलिटी भी हो सकता है, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं मारपीट होते हैं, जैसे कि हस्बैंड करते हैं। तो एक बहुत ही ज़्यादा एक फैक्टर है डाइवोर्स लेने का, ग्राउंड बनता है। जी, ओके। मेरी जी, आप हमारे दर्शकों को इस लॉ से जुड़ी क्या जानकारी देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनको? जी, फैमिली लॉ, अगर शादी आपका कोई भी रिलीजन के हिसाब से होता है तो उनको आप पहले रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही कंपलसरी है, अकॉर्डिंग टू कंपलसरी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 2005 का अंदर में। और अगर आप जैसे कि सिविल मैरिज और कोर्ट मैरिज दोनों सेम चीज़ हैं, लेकिन मैरिज रजिस्ट्रेशन जो होता है वो थोड़ा ही डिफरेंट होता है। सिविल मैरिज, कोर्ट मैरिज ये होता है जिसमें आप एडीएम से आप कोर्ट मैरिज जो होता है उनका प्रोसीजर होता है। वहाँ पे जाके जैसे कि आप, अगर आपको शादी करना है तो वहाँ पे एक नोटिस देना है, वहाँ पे कि मुझे शादी करना है, एक रिटर्न में नोटिस देना है। तो उसके बाद में नोटिस देने के बाद में वो आपके एक फिक्स करेंगे, नोटिस बोर्ड में लगाएंगे। नोटिस बोर्ड में लगाने का यही रीज़न है कि अगर फैमिली वाले को कोई ऑब्जेक्शन होता है कि मेरा बेटी या मेरी बेटी इनसे अगर शादी होती है, कोई ऑब्जेक्शन होता है, तो विद इन 30 डेज़ आपको रिटर्न में फ़ाइल करना है। अगर 30 डेज़ तक अगर कोई फैमिली के या फिर लड़का या फिर लड़की के फैमिली से कोई ऑब्जेक्शन अगर आपको नहीं आता है, तो उसके बाद में आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सब लेकर आना, वेरीफाई होगा, तो उसके बाद में आपका सिविल मैरिजेस हो सकते हैं। सिविल मैरिज या फिर आप कोर्ट मैरिजेस इनको बोलते हैं।
ओके, तो मेरी जी आज आप हमारे कार्यक्रम में आई, अपना कीमती समय हमें दिया और फैमिली लॉ से जुड़ी तमाम जानकारियाँ हमसे साझा की। इसके लिए हमारी दूरदर्शन की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, आज हमने फैमिली लॉ से जुड़ी विभिन्न जानकारियाँ हासिल की। हमें पूरी उम्मीद है कि आप सब अपना ध्यान रखेंगे, सपरिवार मिलकर खुशी से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।